हेलो दोस्तों, वेलकम टू पारस क्लासेस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं शॉर्ट नोट और क्विक रिवीजन ऑफ चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। वी टॉकिंग अबाउट दिस चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। in this chapter beta in this chapter, first of all, we came to know about a term named as electric current। बेटा यदि हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, इसको डिनोट करते हैं हम आई से, और आई इज इक्वल टू क्या होगा, द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज dq by dt। if we're talking about this electric current, तो इलेक्ट्रिक करंट के बाद ही हमें समझना पड़ता है एक और टर्म नेम्ड है करंट डेंसिटी। यदि हम बात करें करंट डेंसिटी की, तो नोट करते हैं वेक्टर जे से, और वेक्टर जे क्या होगा बेटा, करंट पर यूनिट एरिया। एरिया यहाँ पर एरिया वेक्टर यूज करते हैं बेटर देन ए, वी आर यूजिंग वेक्टर एरिया वेक्टर। current density is equals to I upon vector A. Moreover, we used current is equals to vector J dot vector A. That means I is equals to JA cos theta. Clear? So after studying this electric current and electric current density, we all know about, we should learn about drift velocity। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है बच्चा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिनोट करता है वीडी से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब था द एवरेज वेलोसिटी विद व्हिच इलेक्ट्रॉन्स कैन पास या इन मूविंग इन अ सर्किट। एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पता है बेटा, माइनस ई टो बाय एम। बच्चों यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की बेटा, वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के। जब भी आप किसी बैटरी सर्किट को इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो हमें बैटरी लगानी पड़ती है। बेटा बैटरी प्रोवाइड करती है पोटेंशियल डिफरेंस, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उस कंडक्टर के अंदर एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे एक फोर्स जनरेट करेगी, दैट एफ इज इक्वल्स टू एम ए। एंड ये फोर्स होगी क्यू ई, यानी चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आपने लिखा एम ए इज इक्वल्स टू क्यू ई, वैसे आपको मिला एक्सेलरेशन बाय एम एंड वेलोसिटी v प्लस at। तो यहाँ पे एवरेज इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है और एवरेज रिएक्शन टाइम टॉ। कीप इन माइंड, ऑल्दो यहाँ पे फॉर्मूला ई एम बाई टाउ हो रहा है, बट हमारा जो टो की वैल्यू है बेटा, टो इज वेरी स्मॉल। टो की वैल्यू बहुत छोटी होती है, इसलिए वीडी इज नियरली लाइज 2 to 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वी की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होती, वी की वैल्यू बहुत कम होती है, 2 सेंटीमीटर से लेके 3 सेंटीमीटर के बीच में कहीं लाई करती है, 2-3 सेंटीमीटर जनरली पर सेकेंड। ठीक है। आफ्टर रीडिंग दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी concept, we also came to know about another concept named as mobility। यदि हम बात करें बेटा अपने कॉन्सेप्ट मोबिलिटी की, तो मोबिलिटी क्या होता है? मोबिलिटी इज डिनोटेड बाय म्यू एंड डिफाइंड है ड्रिफ्ट वेलोसिटी डेवलप्ड बाय द इलेक्ट्रॉन और एनी चार्ज पार्टिकल पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मोबिलिटी हो गया म्यू बाय वीडी इन ऑन ई। तो ये मोबिलिटी का वगैरह में ज्यादा काम में आता है जब हम सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर के अंदर हमारे पास 2 अलग अलग तरह के चार्ज कैरियर्स होते हैं, एक होल होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की मास बहुत कम है तो उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है एंड उनकी मोबिलिटी ज्यादा होती है। होल्स की मोबिलिटी थोड़ी सी कम होती है। क्लियर? आफ्टर रीडिंग ऑल दिस कॉन्सेप्ट, हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं बेटा। एंड फ्रॉम द ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी ट्राई टू ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन current and drift velocity, so that we obtained I is equals to NEAVD। clear? any doubt? so I is equals to NEAVD की हम बात करें बच्चों, तो ये डेरिवेशन बहुत स्मॉल था, इसको हम चाहे तो बस क्यों के लिए पता कर सकते हैं, क्योंकि I is equals to क्या होता है, dq by dt, and q is equals to NE
where n is the number of electron, we can say n is equals to number density into my volume, and in number density into my area into my length of the conductor. If we say the length of the conductor is x, जो हमारा डिस्टेंस में ट्रैवल कर रहा है इलेक्ट्रॉन, एल ले लेते हैं चलो, ठीक है. तो इट बिकम आपका आई इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ एन ए एल ई. तो बेटा यहाँ पे एन ए और ई बाहर आ जाएगा, इट बिकम डी एल बाई डी टी, और दिस डी एल बाई डी टी इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये बनता है एन ई ए वी. बहुत ही छोटा सा डेरिवेशन है, बहुत आराम से रिमाइंड कर. फिर बेटा हम इसी कॉन्सेप्ट आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी को ही यूज करके बेटा हम ऑब्टेन करते हैं ओम्स लॉ को यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पे वी डी की वैल्यू देंगे आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी की जगह पर ई बाय एम इंटू टॉ. क्लियर. यहाँ से हमें मिल जाएगा आई इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टॉ, एन ई स्क्वायर टॉ इंटू में एरिया अपॉन में मास इंटू में फील्ड इंटेंसिटी. एंड फील्ड इंटेंसिटी हम यूनिफॉर्म फील्ड बता रहे हैं, तो हम v बाय एल भी कह सकते हैं, ई स्क्वायर टॉ ए बाय एम इंटू वी बाय एल. But from there we can say I is directly proportional to V, and this n e square tau a by ml इस क्वांटिटी को हम बोल देंगे 1 by r रेजिस्टेंस, या इन बेटर वे बोले तो कंडक्टेंस 1 by r. क्लियर. सिमिलरली यहीं से हमने ड्राइव किया था रेजिस्टिविटी को भी, रो हमें मिल गया था m अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ. इस वाली क्वांटिटी को हमने रो बोल दिया था बेटा, और फिर यहीं से हमें मिला था आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए. क्लियर बेटा. फिर जब हम इनको स्टडी कर रहे थे, रेजिस्टेंस हमारे यहाँ पे नाम आ गई थी, तो रेजिस्टेंस क्या थी? इट इज द रेजिस्टेंस, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. और फ्रॉम दिस फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस जो हमें मिला यहाँ पे क्या, आर इक्वल्स टू एम एल बाई एन ई स्क्वायर टॉ ए. तो इस फॉर्मूले से हम कह सकते हैं बेटा रेजिस्टेंस कितने फैक्टर पे डिपेंड करेगी. देयर आर 4 फैक्टर्स. फैक्टर नंबर वन लेंथ ऑफ द वायर, नंबर 2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर. साफ दिख रहा है फॉर्मूले से, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन आपको कई बार ट्विस्ट कर देता है और आप मोस्टली गलती कर जाते हैं. कीप इन माइंड, जब आपने लेंथ बढ़ाई है, एरिया चेंज नहीं हो रहा है उस केस में, तो आपकी लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. लेंथ डबल करने पर रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी. बट यदि वो कह रहा है कि आपने वायर को स्ट्रेच किया है, स्ट्रेचिंग के केस में आपको वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, लेंथ बढ़ने पर एरिया कम हो जाता है. लेंथ डबल हुई है तो एरिया हाफ. कीप इन माइंड, यहाँ आप कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा. ठीक है. थर्ड फैक्टर हमें यही फॉर्मूले से मिल रहा है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. ये मटेरियल वाइज चेंज होती है, कॉपर में अलग होगी, आयरन में अलग होगी, सिलिकॉन में अलग होगी. तो थर्ड फैक्टर आ जाएगा नेचर ऑफ मटीरियल. और ये किस चीज की वजह से आ रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के चेंज की वजह से आ रहा है. एंड फोर्थ रहेगा विद टेम्परेचर. अच्छा, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है. टेम्परेचर का वेरिएशन रेजिस्टेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि हमें पता है जब टेम्परेचर राइज करता है बेटा, तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर राइज करने पे रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है. क्लियर. तो इन केस ऑफ कंडक्टर, जब टेम्परेचर राइज करता है बेटा, तो रेजिस्टिविटी राइज कर जाती है, क्योंकि रिएक्शन टाइम कम हो गया तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है. बट इन केस सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा डिफरेंट होता है बेटा. सेमीकंडक्टर्स के अंदर जब टेम्परेचर राइज करता है तो रिएक्शन टाइम तो डिक्रीज करता है, बट साथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स बढ़ जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है. क्लियर. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फैक्टर ज्यादा काउंटर बैलेंस कर देता है. इन सेमीकंडक्टर टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी घट जाती है. क्लियर. And if you plot the graph for the variation, so on one axis you will draw resistivity or resistance, another you will take temperature. In case of conductor rise होगा, but ये exponential होता है generally.
मतलब स्क्वायर के साथ डिपेंड करता है, डायरेक्टली नहीं करता. इट्स समथिंग लाइक दिस, नॉट अ स्ट्रेट. while in case of semiconductor, यदि यहाँ पे डेंसिटी है रो, यहाँ पे टेम्परेचर टी, टेम्परेचर बढ़ने के साथ डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है. इट्स समथिंग लाइक दिस, रेजिस्टिविटी हमारी डिक्रीज होती है. तो ग्राफ प्रॉपर शेप में नहीं है, इसको रेफरेंस कर सकते हैं फ्रॉम द बुक. तो यदि हम बात करें, इतना हमारा बेसिक हो जाता है इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं. अच्छा, वन मोर थिंग कि टेम्परेचर की जब हमने बात की है, तो कई बार न्यूमेरिकल आता है जैसे टेम्परेचर पर बेस्ड कि रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का क्या रिलेशन होगा. जब एक टर्म आती है बेटा अल्फा, नेम्ड एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. ये क्या होता है बेटा हमारे पास, चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन चेंज इन टेम्परेचर इनटू इनिशियल रेजिस्टेंस. क्लियर. तो यही आपका फॉर्मूला बन जाता है बेटा अल्फा इक्वल्स टू आर माइनस आर नॉट. आर नॉट मतलब रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन आर नॉट इंटू टी माइनस टी. इस पर बेस भी कई बार हमें न्यूमेरिकल देखने को मिले हैं बोर्ड में, एंड इसको ध्यान से हम याद रखेंगे. क्लियर. आफ्टर डिस्क्राइबिंग ऑल दिस, आपका एक टॉपिक हुआ करता था कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर्स, जो सीबीएसई के सिलेबस से रिमूव हो चुका है, तो हम उसे कवर अप नहीं करेंगे बेटा. हाँ, अब इस बुक के सेकंड पार्ट में, इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमें डिस्कस करना था, वैसे यदि हम बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से चले तो सेल पहले देता है, केवीएल बाद में, बट वी विल डिस्कस केवीएल फर्स्ट एंड सेल आफ्टर. तो पहले हम बात करेंगे किरचॉफ्स लॉ की. बेसिकली हम रेजिस्टेंस के जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स आते हैं उनको सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम फील होती है. सिंस सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन आप पहले ही क्लास 10 में रीड आउट कर चुके होते हैं, तो सीबीएसई ने उसे आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया है. तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे काउंट नहीं कर रहे हैं. एंड फॉर जस्ट रिमाइंडिंग, वी कैन राइट द फॉर्मूला. इफ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज, then equivalent resistance is sum of their individual resistances. And if you consider कि रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो 1/Rp इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. ये तीन रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में है. ये कॉम्बिनेशन के थ्रू सॉल्व करना बेसिक सिंपल सर्किट्स को, जहाँ पे सीरीज पैरेलल आइडेंटिफाई कर पाए. कॉम्प्लेक्स सर्किट नहीं है जहाँ पे हमारा करंट मल्टीपल डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो, तो वहां तो हम इनसे कर लेते हैं. बट कभी कभी कुछ सर्किट हमारे कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं जहाँ पर हम डायरेक्टली सीरीज या पैरेलल के बारे में डिस्कशन नहीं कर सकते. ऐसे केसेस में हम यूज करते हैं किरचॉफ्स की लॉ. तो किरचॉफ ने हमें दो लॉ दिए थे बेटा फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द सर्किट. वन इज केसीएल, सेकंड इज केवीएल. यदि हम बात करें बेटा केसीएल की, केसीएल बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, ठीक है. जबकि केवीएल बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, ठीक है. यदि हम बात करें केसीएल की बिना, तो केसीएल हमें क्या कहता है बच्चों. केसीएल हमें बहुत ही सिंपल सी बात कहता है क्या, कि बेटा जैसे कि ये कोई जंक्शन है. जंक्शन का मतलब जहाँ पे दो से ज्यादा वायर आके ज्वाइन होती है या वहां से निकल रही है. तो लेट अस कंसीडर ये जंक्शन है और यहाँ पे हमने 5 वायर कंसीडर कर ली. 5 वायर यहाँ कुछ ऐसे करके कहीं जा रही है, ठीक है. तो वो कहते हैं जंक्शन की तरफ आने वाला करंट और जंक्शन से जाने वाला करंट, दिस शुड बी इक्वल. क्योंकि जंक्शन तो चार्ज एक्युमुलेट करेगा नहीं. तो जंक्शन में जितना करंट आ रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ब्रांच में करंट आ रहा है I1, एंड यहाँ जा रहा है I2 बेटा, इधर जा रहा है I3, लेट से इधर से आ रहा है I4, और इधर से आ रहा है I5. तो हमें साफ दिख रहा है फ्रॉम दिस जंक्शन, एट दिस जंक्शन वी कैन से I1 प्लस I5 प्लस I4, क्योंकि करंट कमिंग टुवार्ड द जंक्शन है. और I3 प्लस I2 के इक्वल होंगे क्योंकि करंट गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन. तो आप इसको याद कर सकते हैं, करंट टुवार्ड द जंक्शन इज इक्वल्स टू करंट अवे द जंक्शन फॉर द केसीएल.
क्लियर। केसीएल का दूसरा नाम हम किरचॉफ जंक्शन लॉ भी बोल देते हैं। दूसरा आता है केवीएल, इसको हम कभी कभी किरचॉफ लूप लॉ, किरचॉफ मैश लॉ भी बोलते हैं। ये क्या कहता है बेटा, इन अ सर्किट, इन अ क्लोज सर्किट लूप यदि हम बात करें तो ये कहता है कि summation of all the source of EMF in the circuit is equals to summation of all the potential drop in the circuit. क्लियर है। किरचॉफ केवीएल को हमें यदि अप्लाई करना है तो वहां पे सबकी अपनी अपनी टेक्निक्स हैं। मैं भी यहाँ पे एक सिंपल बेसिक टेक्निक फॉलो करता हूँ जिससे जनरली आप लोगों को होपफुली इक्वेशन बनाने में दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमें सर्किट दे रखा होता है, लाइक ये हमारा कोई सर्किट है, यहाँ ये बैटरी है, ये कोई रेजिस्टेंस है, ये अनदर रेजिस्टेंस है, ये अनदर बैटरी है, और लेट्स सी वन अनदर बैटरी। क्लियर। ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये EMF E1, ये EMF E2, ये EMF E3। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यदि हम बात करें इसमें, लेट्स बी कंसीडर कि करंट की डायरेक्शन फ्लो कर रही है ये वाली आई। तो केवीएल अप्लाई करने के लिए सबसे पहले टेक्निक क्या है बेटा, सर्किट में प्लस माइनस मार्क करना। बैटरी के लिए जहाँ बड़ा बड़ा लाइन है दैट इज प्लस, स्मॉलर रिप्रेजेंट माइनस। जहां से करंट एंटर करेगा बेटा, हमने इंडेक्स नहीं दिखाई है, करंट यहाँ से एंटर कर रहा है तो ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, यहाँ पे करंट ये प्लस, ये माइनस, ये बैटरी का छोटा है माइनस, ये प्लस, करंट यहाँ से एंटर कर रहा है प्लस माइनस। हम ऐसे मार्क करेंगे, और जब इसे मार्क कर लेंगे तो सिंपल से शुरू करना है, हमें किसी भी एक पॉइंट से शुरू करना है। फॉर एग्जांपल हम इस पॉइंट से शुरू कर रहे हैं बेटा, ए से। अब आप ए पर आना है, जो सिंबल है वो लिख दीजिए। पहले प्लस ई आया तो प्लस E1, फिर क्या आया प्लस R2, तो प्लस IR2, ये पोटेंशियल ऑफ IR होता है ना। फिर प्लस आया आपके पास E3, फिर क्या आया माइनस में E2, फिर क्या गया प्लस में IR1, और क्योंकि हमने वापस आ गए तो 0। यदि हम वापस नहीं आते, हम किसी और पॉइंट पर रुक जाते, तो जहां से शुरू किया जहां पे रुके हैं, तो उन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा हमें, VA माइनस VB। इज इट क्लियर। तो यदि सर्किट में एक से ज्यादा लूप बन रहे हैं तो हर लूप में ऐसे करंट का विड्रॉल मतलब ड्रॉ करेंगे, अपने इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। क्लियर। इसके बाद केवीएल केसीएल समझने के बाद हमें इसी सर्किट में, इसी क्वेश्चन में, इसी चैप्टर में समझना होगा क्या, दैट्स वी कॉल्ड सेल। बेटा सेल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा। तो सेल की यदि हम बात करें तो सेल को हम कई बार जब मोर देन वन सेल कनेक्ट होते हैं बैटरी बोलते हैं। सेल आपके सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है, और बेटा सेल्स के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिनके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होती है, और उन केमिकल रिएक्शन की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर पाती है। क्लियर। जब ये सेल की कोई सर्किट में कनेक्ट नहीं है तो जो इनके टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड EMF। EMF stands for electromotive force. Clear? It is the maximum potential difference across the terminals of the cell when it is not connected in a circuit. Clear? अच्छा बेटा, अब हमें पता है कि सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है। जब मैं इसे सर्किट में कनेक्ट करूंगा तो करंट पास करेगा, तो करंट मेरे सेल से भी पास करेगा। जब करंट सेल में से पास करेगा तो सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो करंट का अपोज भी करेगा। जब करंट का अपोज करेगा तो उसकी कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस, एक टर्म आती है बेटा, बताओ बस, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी बेटा, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। जनरली स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। तो आइडियली मानते हैं कि सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, बट प्रैक्टिकली वी ऑल नो दैट एवरी सेल कंटेन्स इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आप इसके लिए रिलेशन निकाल लेते हैं बेटा कि इंटरनल रेजिस्टेंस, EMF और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन। देखिए बेटा, एक सिंपल सर्किट मान लेते हैं कि ये हमारा सेल है, ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMF E, और इसको हमने कनेक्ट किया विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल। क्लियर बेटा।
तो इन दिस सर्किट जब हम केवीएल लगाएंगे तो पहले करंट फ्लो कराएंगे, करंट तरह से निकलेगा तो ऐसे जाएगा बेटा, फिर प्लस माइनस मार्क करेंगे तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा लगाइए केवीएल बराबर पॉइंट ए से लगाएंगे हम लोग और ए पे ही खत्म करेंगे। तो पहले हमें मिल गया प्लस ई, फिर हमें मिल गया माइनस आई आर, फिर हमें मिल गया माइनस आई कैपिटल आर, और हमने जहां से शुरू किया तो वही खत्म कर दिया। ई इक्वल्स टू क्या हो गया, आई आर प्लस आई आर। तो ई इक्वल्स टू आई ब्रैकेट आर प्लस, आई होप ये समझ में आ गया होगा बेटा सब। ठीक है, अब कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है बेटा, व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। तो बेटा टर्मिनल पोटेंशियल की बात करेंगे, ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ये हमारा पॉइंट बी हो गया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर हो गई और ये ईएमएफ ई हो गई। बेटा इसमें करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है, तो हम लिखेंगे पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी शुड बी इक्वल्स टू, बैटरी का पहले क्या है प्लस यानी ई। ठीक है, अब यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है तो ये माइनस हो गया प्लस होगा, तो माइनस आई आर। द डेल्टा वी यानी वी आप कह रहे हैं शॉर्ट में, द टर्मिनल पोटेंशियल वी इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। क्लियर। अब यहाँ पे कई बार जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस ये आ जाते हैं बेटा कि प्लॉट द ग्राफ फॉर द वेरिएशंस ऑफ करंट विद पोटेंशियल, रेजिस्टेंस विद पोटेंशियल, और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ हमें यहीं से बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा बेटा। यदि आप एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं किसके बीच में, एक सिंपल इसी तरह के लिए आपको ग्राफ प्लॉट करना है बेटा, एक तरफ आपने लिख दिया है पोटेंशियल डिफरेंस और एक तरफ दिया है करंट। ठीक है, सिंपल ऑब्वियस है, हमारा जब करंट जीरो है बेटा तो वी हमारा ई के इक्वल है, तो ये हमारा ई हो जाएगा पॉइंट, और साफ दिख रहा है ये लीनियर इक्वेशन है करंट के साथ, जिसका स्लोप जो होगा बेटा हमारा क्या होगा, आर होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो ये आर होगा, तो ये ऐसे ऐसे डिक्रीज करेगा और एट द लास्ट एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे हमारा करंट जीरो हो जाएगा। और करंट जीरो कब होगा, जब आई को जीरो रख दीजिए बेटा। अब हमारा क्या करना है, वी को जीरो करना है, तो वी जीरो कब होगा, तो जब हमारा ई अपॉन आर इक्वल्स टू आई हो, तो ये वैल्यू ई अपॉन आर आ जाती है। क्लियर है। कभी कभी वो हमसे ये भी पूछ लेता है द ग्राफ बिटवीन वी एंड आर। ठीक है बेटा, जब हम वी और आर का रिलेशन निकालेंगे बेटा तो हमें साफ दिखता है बेटा कि जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। क्लियर। या कई बार हमसे पूछ लेता है करंट और आर का रिलेशन, यदि हमसे करंट और आर का रिलेशन पूछेगा तो यहाँ पे आप आई ड्रॉ कर देंगे, तो आई क्या हो जाएगा बेटा, ई बाय आर प्लस आर, मतलब आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, तो ये ग्राफ एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग हो जाता है लाइक दिस। समझ में आया बच्चों। तो इसके बाद हमारे चैप्टर में अब लास्ट एक टॉपिक बचता है बेटा, जिसका नाम है हमारे पास व्हीट स्टोन ब्रिज। बेटा व्हीट स्टोन ब्रिज यदि हम बात करें तो व्हीट स्टोन ब्रिज का जो टॉपिक हम यूज करते थे बच्चों, व्हीट स्टोन ब्रिज का टॉपिक हमारे लिए यूज होता है टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। ये एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में फाइंड किया था। तो इसमें हम क्या करते हैं बेटा, चार रेजिस्टेंस लेते हैं जिनमें से तीन नॉन होती है बेटा और एक अननोन होती है जिसको हमें निकालना होता है, एंड उसको कुछ इसी तरह की अरेंजमेंट में अरेंज कर लेते हैं बेटा। इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं बच्चों, ठीक है, ये रेजिस्टेंस पी हो गई, ये क्यू हो गई, ये आर हो गई और ये एस हो गई। ठीक है, तो इसका जो ये वाला टर्मिनल है पॉइंट ए और ये वाला टर्मिनल है पॉइंट बी, बेटा इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में हम एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, और जब हमारा एक गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है, वो कोई भी करंट मेजर नहीं करता है, then हम कहते हैं कि हमारा बीट स्टोन कैसा है, बैलेंस्ड। So what is the condition for the balanced beat stone? So balanced beat stone, the current from branch AB यानी IG should be 0। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हमारी बैटरी से करंट आई विड्रॉन किया जा रहा है बेटा, तो यहाँ ब्रांच में चला गया I1 और यहाँ जाएगा I माइनस I1। अभी I1 जब इसमें गया तो यहाँ पे IG ब्रांच चला गया, तो यहाँ जाएगा I1 माइनस IG।
और इस ब्रांच में i माइनस i1 प्लस ig हो जाएगा बेटा, और यहाँ ये दोनों i हो जाएगा। अब हमारे दो लूप बन रहे हैं बेटा, दोनों लूप में भी हम KVL लगाएंगे और इजीली हम इसकी कंडीशन बैलेंस बीट स्टोन की कंडीशन ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। और बैलेंस बीट स्टोन की जो हमारी कंडीशन आती है वो बहुत ही सिंपल है कि P अपॉन Q शुड बी इक्वल टू R अपॉन S। आई नो कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट होपफुली आपको ये चैप्टर क्विकली रिवाइज हो गया होगा एंड यू कैन परफॉर्म वेल in your upcoming UTM and examination. Have a nice day.